अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान राहिल मुआविया। दुबई के अंदर एयर शो, पूरी दुनिया के लोग वहां मौजूद हैं और पूरी दुनिया की अफवाज वहां पे अपनी अपनी जो फ़िज़ाई कारकर्दगी है उसका मुजाहरा करने में मसरूफ़ है कि अचानक से वहां खबर आती है कि भारत का तेजस नामी त्यारा वहां पर क्रैश कर गया है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पिछले 15 सालों में तकरीबन 80 के करीब भारत के त्यारे क्रैश कर चुके हैं और ये वो त्यारे हैं जो पाकिस्तान और इंडिया की जंग के अंदर 6 त्यारे पाकिस्तान ने उनके गिराए थे, उनके अलावा है वो 6 डाले तो तकरीबन 86 त्यारे बनते हैं। खैर, इस पे हम बात करने के लिए आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं। जुल्फ़कार अली मेहतू साहब से शुरू करेंगे और इनसे जानते हैं, सर आपको क्या लगता है कि 5.5 अरब रुपए की लागत से तैयार होने वाला तेजस नामी त्यारा वो अचानक से वहां क्रैश कर जाता है। सवालात हैं, लोग इस पे भी सवाल उठा रहे हैं और इस पे भी सवाल उठा रहे हैं कि जो 83 बिलियन डॉलर का भारतीय दिफाई बजट है, उसके बाद अगर उनकी कारकर्दगी ये है कि पाकिस्तान से जंग होती है तो 6 त्यारे तबाह, और अगर वो इतना बड़ा अहम इवेंट था उसके अंदर एयर शो हो रहा है तो वहां पे त्यारा तबाह, साथ ही पायलट, नालायकी किसकी है? मामला क्या है? मामला ये है राहिल साहब के इंडिया का ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसको वो कहते हैं हमारा इंडिजिनस एयर जो है ना वो एयरक्राफ्ट है जंगी। तो उसकी अब इंडिया के रुपए के हवाले से वो 5.5 अरब रुपए का ही बनता है, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से देखें तो ये और ज़्यादा बनता है। तो इसको हम डॉलरों में गिनते हैं। ये 6.5 करोड़ डॉलर इसकी लागत है। और ये जो कहते हैं इंडिजिनस है यानी लोकल तैयार किया है इंडिया में, ये बिल्कुल गलत है। इसका अभी भी 45% इंडिया का है और 55% बाहर का है। ठीक है, यानी बाहर के इम्पोर्टेड पुर्जे भी हैं, बाकी चीज़ें भी हैं। तो ये झूठ बोलते हैं, पहली बात तो ये। दूसरा ये कि ये पहला तेजस नहीं गिरा, 2018 में भी गिरा। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद गिरने के बाद अब इसकी अगर ये 6.5 करोड़ डॉलर का है तो जो F-35 है अमेरिका का सबसे इम्पोर्टेंट त्यारा, जनरेशन है। हाँ, तो उसकी जो जो ए वर्जन है तो 8 करोड़ डॉलर का तो वो मिल जाता है। ठीक है, 6.5 और यानी F-35 के लिए सऊदी अरेबिया ने अभी डील की है। तो फिर ये इतनी बड़ी लागत के साथ, ये इसका मतलब है वहाँ पे बहुत बड़ा एक करप्शन और फ्रॉड हुआ है इस जहाज़ की तैयारी के अंदर। तो वहाँ की जो कंपनी है उसने खूब लूटमार की है इंडिया के अंदर। ये करप्शन सरकारी मंसूबों में और ख़ास तौर पे डिफेंस के मंसूबों में तो बड़ी ओपन बात हो गई है अब। तो जहाँ करप्शन हो रही होगी तो जो आप 6 त्यारे कह रहे हैं, ट्रम्प तो 7 कह रहा है, तो त्यारे भी गिरेंगे। और इनके जैसे ये अभी तो सिर्फ इस बात की त्यारों की बात हो रही है ना, जो हमने इनके जो एयर बेसिस थे जो हमने वो तबाह किए उनका तो नाम नहीं लेते। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो S-400 तबाह किए उसका तो नाम नहीं लेते। ठीक है। देखिए, ये इंडिया की इतनी बड़ी शिकस्त थी मई 2025 के अंदर कि उनका सारा निज़ाम ही बैठ गया। बिल्कुल ऐसा ही। पाकिस्तान से 5 गुना बड़ा बजट है। ठीक है। और अब भी 50 करोड़ के करीब लोग, उनके बच्चे नौजवान जो हैं जिनके हाथों में डिग्रियां भी हैं, डिप्लोमे भी हैं, वो बेरोजगार हैं। 50 करोड़। ठीक है। और जो वहाँ पे पॉवर्टी रेट है वो भी कोई 50, 40, 45 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर के नीचे खड़े हैं। तो ये अपने लोगों को, अब एक और मिसाल आपको देता हूँ कि आप कभी बम्बई या दिल्ली के रेलवे स्टेशन के बाहर जाए ना सुबह सुबह 6 बजे के बाद, तो आपको लोग एक बड़ी तादाद में वहाँ पे वॉशरूम या रफ़ा हाजत के लिए बैठे नजर आते टॉयलेट्स की हैं। और कमी है। सालाना कितने ही लोग मरते हैं जी। ट्रैक के ऊपर इसी हालत में। और सालाना रिपोर्ट्स आती हैं टॉयलेट्स। तो ये कि ये इस किस्म की जो बात है, तो इनको क्या सूझी हुई है कि ये सारा असला अभी भी तकरीबन आप देखें ना 40 बिलियन डॉलर का, 35 बिलियन डॉलर का इनका न्यू इक्विपमेंट है जो ये खरीदना चाह रहे हैं। तो 40-40 अरब डॉलर के आप असला इकट्ठा करके क्या हम बाहर लगाना है? आप अपने लोगों को क्यों नहीं प्रोवाइड करते? आपके किसान खुदकुशियां कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये तेजस नहीं गिरा, ये नरेंद्र मोदी का सारा निज़ाम दावे और हिंदुत्व का सारा ढांचा गिरा। बिल्कुल, और मैं तो ये कहूंगा कि ये भारत का गुरूर गिरा है, ये तकब्बुर गिरा है जो वो पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ने से पहले दिखा रहे थे और धमकियां दे रहे थे कि आपका 9 अरब डॉलर का जो है ना वो बजट है, हमारा 83 अरब डॉलर का बजट है,
آپ دفاعی لحاظ سے چھوٹے ہیں, ہم بہت بڑے ہیں, لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو ذلیل کرنے پہ آتا ہے تو پھر یوں کرتا ہے کہ وہ آپ سے کئی گنا دفاعی لحاظ سے چھوٹے ملک سے آپ کے 6 طیارے گروا دیتا ہے, اور وہ پوری دنیا کے لیے سجے میلے میں آپ کا طیارہ خود ہی گرا دیتا ہے. تو یہ تو اللہ کی طرف سے فیصلے ہیں. لیکن محسن صاحب, بلال محسن صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ بھارت کا یہ جو غرور اور تکبر تھا, جو ہم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے بھی دیکھا, اور اس کے بعد بھی ٹرمپ کو ہر چوتھے دن یہ کہنا پڑ رہا ہے اور تمہارے 6 گرے ہیں کہ 7 گرے ہیں, اور وہ آگے سے جو ہے نا اس کو جسٹیفائی کرنے کے اوپر بزد ہے, بجائے اس کے کہ تسلیم کریں اور دنیا کے سامنے مذاق نہ بنوائیں. تو یہ جو دبئی کے اندر یہ معاملہ ہوا ہے, نالائکی کس کی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت کے جو پائلٹس ہیں وہ ڈپریشن میں ہیں, وہ کسی جو ہے نا پریشر میں ہے, کیا معاملہ ہے؟ بہت شکریہ معاویہ بھائی. ذوالفقار بھائی نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو کمپیریزن بھی کر دیا. امریکہ کے جو طیارے کی انہوں نے ایگزامپل دی کہ وہ اتنے ارب ڈالر کا ہے, تو یہ اور وہ 5th جنریشن وار. ہاں جی, اور یہ تو کرپشن کی انتہا ہے. یہاں پر ایک ذوالفقار بھائی تاریخی کوٹیشن تھی جب یہ آپ نے جنگ کا ذکر کیا, تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک بہت ہسٹوریکل سٹیٹمنٹ ہے, بلکہ میرے خیال میں وہ انڈیا کو بار بار سننی چاہیے. وہ یہ تھی کہ یہ جو بھارت ہے یہ تصوراتی اور فلمی دنیا سے باہر نکل کر حقیقی دنیا میں اپنی عوام کو لے کر آئے. یہ ابھی تک 18ویں صدی میں رہ رہے ہیں اور یہ 21ویں صدی چل رہی ہے. جس طیارے کی آپ بات کریں تیجس کی, اور جو پائلٹ یا جو ان کے ونگ کمانڈر تھے وہ انہوں نے سوارڈ بھی حاصل کی ہوئی تھی, اور ان پر باقاعدہ ایک فلم بھی بنائی ہے. یہ کلپ بھی وائرل ہو رہا تھا کہ کیا ٹیکنیکس ہیں, کیا ان کا وہ کرتب دکھاتے ہیں, اور کیا مہارت ہے ان کی. تو وہ مہارت دبئی شو میں ہم یہ انسانی جان کا نقصان ہوا ہے, ہم اس پر قطعاً خوش نہیں ہیں. لیکن بہرحال جو انڈیا کے اندر کرپشن ہو رہی ہے, اس کرپشن کو وہ چھپاتے ہیں فلموں کے ذریعے, جھوٹی سچی کہانیاں بیان کرتے ہیں. اور اجیت ڈوول سے تو جتنی جلدی یہ انڈیا والے جان چھڑا لیں گے, ان کی عوام کے لیے بھی اتنا بہتر ہوگا, اور ان کی افواج کے لیے یا جو ڈیفنس کی فورسز ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا کہ جتنی جلدی آپ اجیت ڈوول سے, بلکہ اس کو ڈیول کہیں, اس سے جان چھڑا لیں گے. یہ جب بھی کوئی کسی فلم میں کردار ادا کرتا ہے تو وہ آپ کے اوپر الٹا پڑ جاتا ہے. ابھی بھی ایک فلم آنی ہے تو اس میں یہ کردار ادا کر رہا ہے کہ پاکستان میں گھس کر ہم کیا کریں. پاکستان میں گھس کر آپ نے کیا کرنا ہے؟ دبئی ایئر شو میں آپ نے دیکھ لیا امریکی صدر بار بار آپ کو تانے دے رہا ہے. تو یہ جو کرپشن ہے میرے خیال میں, اپنا اگر میں غلط نہیں ہوں ذوالفقار بھائی تو آپ بتائیے گا, ہماری رہنمائی بھی کیجیے گا, کہ اتنی بڑی کرپشن کسی ملک کی فضائیہ کی تاریخ میں تو نہیں. اسی طرف آتا ہوں سر. دیکھیے گا $83 بلین, ہیوج اماؤنٹ, بہت بڑا بجٹ. تو ہندوستان کے عوام کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی ہم نے اپنا پیٹ کاٹ کے اس کے عوض ہم نے غربت لی, اپنی زندگی ساری کی ساری خط غربت کے نیچے گزار دی, اور سب کچھ آپ کو دے دیا $83 بلین کا بجٹ, اور آپ نے بدلے میں کیا دیا؟ ساری زندگی پاکستان کا ڈر اور خوف بیچا, اور جب جنگ کی باری آئی تو اس سے شکست, اور پوری دنیا کے سامنے آپ نے بھارت کا وہ تیجس جو بنایا وہ مذاق بن گیا. اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے, یہ میں نے پہلے کہا کہ یہ کرپشن کی وہاں انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے کہ یہ کیا ہوا ہے. یہ ان کا اپنا معاملہ ہے, ہمیں اس پر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک بات بڑی واضح ہے رحیل صاحب اور محسن بلال صاحب, کہ جنگ سے تباہی کے سوا کچھ نہیں ملنا. بالکل ٹھیک. یہ جنگی بجٹ ہے, یہ انڈیا کا دفاعی بجٹ نہیں ہے. دفاعی بجٹ ہمارا ہے, دفاع $9 ارب میں ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ نے اگریشن کرنا ہوتا ہے, جب آپ نے لوگوں کے اوپر ہیجمنی کریٹ کرنی ہوتی ہے, جب قبضے کرنے ہوتے ہیں, جب جھوٹا نعرہ لگا کے عوام کو بیوقوف بنانا ہوتا ہے, تو پھر $83 ارب ہی چاہیے. جاسوسیاں کروانی ہوتی ہیں, نیٹ ورکس بنانے ہوتے ہیں, دہشت گردی کرنی ہوتی ہے. پاکستان انڈیا کے ساتھ ہمارا جھگڑا تو کوئی نہیں تھا. ہم تو ایک وہ لڑائی لڑ رہے ہیں جو انسانوں کی لڑائی ہے. ہم کہتے ہیں کہ آزاد جموں کشمیر کی وہ قراردادیں جو 1948 کی قوم پڑی ہیں, پینڈنگ پڑی ہیں, جس کو آپ نے خود مانا ہوا ہے, انڈیا مانا ہوا ہے, تو اس کے اوپر آپ پلیبسائٹ کرا دیں, آپ رائے شماری کرا دیں, کشمیری جانے, ان کا کام جانے, وہ جس کو ووٹ دیں گے اس طرح وہ چلے جائیں گے. لڑائی تو اتنی ہے نا پاکستان کے ساتھ, تو کوئی پھٹنا نہیں نا. تو کیوں نہیں حل کرتے؟ کیا جنگ سے کوئی نکل رہا ہے؟ دیکھیں 65, 71, پھر آپ دیکھیں مشرف, کارگل, اور یہ ابھی 2025, یہ بڑی جنگیں ہیں. تو نکلا کیا بیچ میں سے؟ سوائے اس کے کہ آپ کے بھی ریسورسز گئے اور پاکستان کے بھی گئے. یہی ہم اپنے عوام کو غربت سے نکالنے پہ خرچ کرتے ہیں. ابھی جو لیٹسٹ واقعہ نا وہ آپ کی نظر میں نہیں آیا. ابھی G20 ہو رہی ہے,
की कॉन्फ्रेंस हो रही है जोहान्सबर्ग में, अफ्रीका में, उसमें G20 का सबसे बड़ा जो सुर्खेल है वो अमेरिका, डोनाल्ड ट्रम्प, वो वहाँ गया ही नहीं। तो मोदी ने कहा ट्रम्प नहीं आ रहा, मैं पहुंच जाता हूँ। कि जहाँ ट्रम्प जाता है वहाँ जाता नहीं, कि कहीं वो साथ खड़ा करके क्या लोगे। ठीक है ना। अभी आप पूरी देख ले पिछले बेचने के अब तक मोदी ट्रम्प, बिल्कुल, जंग के बाद इसने ट्रम्प का सामना नहीं ट्रम्प उस मीटिंग में जाता ही नहीं, बहाने लगाता है कि मेरी जिंदगी को खतरा है, मैं रशियन फेडरेशन मॉस्को नहीं जाऊंगा, उधर मेरी जान को खतरा है। तो जोहान्सबर्ग में जान को खतरा नहीं, वो तो अफ्रीका है, किया। उधर तो सबकी जान को खतरा है। उधर तो क्राइम रेट ही बहुत ज्यादा है। तो ठीक है ना, तो जोहान्सबर्ग जा रहा है क्योंकि ट्रम्प नहीं आ रहा, लेकिन ट्रम्प ने इनके साथ वहां भी बड़ा जलील किया है। उस इंटरनेशनल फोरम पे इस तरह जलील हो रहे हैं कि ट्रम्प ने कहा है कि जो भी मुश्तरका लामिया जो इशू होगा ना, उन्हें सारे मुल्कों को, 19 मुल्क है उसके मेंबर G20 के, बिल्कुल। तो 19 को कहा साइन नहीं करना। अच्छा, हाँ, रशियन फेडरेशन भी कच्चा पक्का, रशियन फेडरेशन भी नहीं जा रहा, ठीक है। रूस और अमेरिका दोनों नहीं जा रहे जो बड़े पार्टनर हैं, और चाइना का भी बीच में ये काम। तो मकसद कहने का ये है कि ये एक और तो स्लैप है इनके मुंह पे, नरेंद्र मोदी की पॉलिसी के मुंह पे। मैं नरेंद्र मोदी बुजुर्ग हैं, मैं उनको क्या कहूंगा, लेकिन ये है कि उनकी पॉलिसी जो है ना, उनके मुंह पे थप्पड़ पड़ रहे हैं, और थप्पड़ भी जराटेदार। बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल। तो क्यों नहीं समझते? बाकी मैं कहता हूँ कि इतना बड़ा मुल्क जो 1 अरब 40 करोड़ की पॉपुलेशन का प्राइम मिनिस्टर है, उसको ये समझ नहीं आ रही कि उनके साथ हो क्या रहा है। इंटरनेशनली वो आइसोलेट होकर रह गए। पाकिस्तान की दुश्मनी है क्या? आप इंसानों को, कश्मीरियों को उनका हक दे दें, आप असम के लोगों को उनका हक दे दें, आप पंडिचेरी के लोगों को उनका हक दे दें, आप मगरब बंगाल के लोगों को उनका हक दे दें, आप नीचे पंजाब के लोगों को खालिस्तान का हक दे दें। भाई आप उनको फैसला करने देना। आप जबरदस्ती कायम नहीं रख सकेंगे इस तरह इंडिया को। आप बलोचिस्तान में आके डिसइंटीग्रेशन की कोशिश करते हैं तो वहां तो कुछ भी नहीं हुआ, ना होना है। पाकिस्तान की जियोग्राफिकल जरूरत ऐसी है कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाएंगे, ना रहेंगे ना रह सकते हैं। ये एक टेक्निकल मामला है, ये तुम्हें समझ आना चाहिए। तुमने कोशिश करके देख ली तो BLA को कितने लोग लाए तुम? 1500 लोग, जिसके बारे में हमारे फील्ड मार्शल साहब ने कहा भी कि तुम 1500 समझते हो, तुम्हारी 10 नस्लें नहीं कर सकती। ये बात दुरुस्त है, उन्होंने साबित भी कर दिया मई के जंग में। ये मई के जंग से पहले का अप्रैल का बयान है उनका। तो बात ये है कि ये सारी चीज़ें आप उनको समझ आनी चाहिए। खुदा के लिए ये जंगो जदल वाली पॉलिसी और सोच को ख़त्म कर दें। आप डेमोक्रेसी हैं, अपने आप को कहते हैं दुनिया भर की सबसे बड़ी, तो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को अपने आप को ये साबित करना है। आपकी जो अलहदगी पसंद तहरीकें हैं, आप उनको अलहदगी पसंदी के उनको कहें आपने इंडिया का इतना बड़ा मुल्क है, हमारे साथ रहना चाहते हो तो बिस्मिल्लाह, नहीं रहना चाहते तो उनका तो आपकी बुनियादी मर्जी, हक है वो तो दें। तो बिल्कुल ठीक इंसानों है। को कितनी देर बांधेंगे आप? कितनी देर बांधेंगे? और ये ठीक है। 80 अरब डॉलर खर्च करके बांधेंगे तो जो 50 करोड़ डिग्रियां और डिप्लोमे हाथ में लेके घूम रहे हैं, वो 60 करोड़ हो जाएंगे। तो नतीजा तो यही निकलेगा। अच्छा मोहसिन बिलाल साहब, मुझे ये बताएं कि एक वक्त था जिस तरफ जुल्फकार महतो साहब ने भी इशारा किया कि भारत को एक सेकुलर स्टेट कंसीडर किया जाता था और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कंसीडर किया जाता था, लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद हमने वहाँ पे अखंड भारत का जो है ना वो नारा सुना, और अखंड भारत के बाद उसमें इंतहा पसंदी, उसमें वहाँ की अक़लियत के लिए गुंजाइश ना होना, और उसमें दूसरे ममालिक पे कब्ज़ों के ख्वाब, और ये सब कुछ, और ये जस्टिफाई करने के लिए था 83 बिलियन का दिफाई बजट, 83 बिलियन डॉलर का दिफाई बजट। और नतीजा जो निकला आपके सामने है। आपको नहीं लगता कि भारत इस जंगी जुनून में मुब्तला होके मजीद अपने लिए मसाइल पैदा कर रहा है? मज़ीद मसाइल पैदा क्या करने हैं, उनके लिए तो मज़ीद मसाइल पैदा हो चुके हैं। जैसा मैंने ज़िक्र किया है ना कि कुछ कौमों के अजहान पे या उनका माइंडसेट ऐसा बना दिया जाता है, और चूँकि अब प्रोपेगेंडे का दौर है, उनका वहाँ पर गोदी मीडिया कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत ज़्यादा मजबूत है। फिर डिजिटल मीडिया पे भी वो अजीत डोवल की जो प्रॉक्सीज़ हैं, उन्होंने एक ऐसी हेजमनी क्रिएट की हुई है कि अपने लोगों को वो ज़हनी तौर पर मैच्योर होने ही नहीं देना चाह रहे। वो एक सेक्टर है जिसकी बारे में बार बार इशारा किया जाता है जी कि इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे है, या इंडिया। इशू ये है कि आप दुनिया भर में जो तब्दीलियां आप देख रहे हैं, एटमॉस्फेयर वो देखें, माहौलियाती आलूदगी कितना बड़ा इशू है। दिल्ली बम्बई ये जो स्मोक का है, तो उस जानिब तवज्जो देने की बजाय ये सिर्फ पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। तो अब पूरी दुनिया ने देख लिया, वहाँ तो पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। वहाँ तो दुबई शो में आपकी अपनी करप्शन का बांडा फूट गया ना, वहाँ तो पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। मैं तो कहता हूँ फ्रांस ने खुशियां मनाई होंगी और शुक्र अदा किया होगा कि हमारे जो तैयारों की पूरी दुनिया के अंदर
जो है ना बदनामी हो रही थी कि राफेल गिर गए हैं, राफेल गिर गए हैं, तो उन्होंने अब ये जो है ना मामला देके उन्होंने इनके पायलट्स पे बात डाल देनी है। और बड़ी बात एक आपको और बताऊं, हमारे यहाँ जितने भी हमारे यहाँ मैंने दिफाई तज्जिया निगारों की बातें सुनी और की हैं जिनसे, उन्होंने हमेशा यही किया कि हमने राफेल की बुराई नहीं करनी, हाँ, राफेल एक अच्छा त्यारा। त्यारा है, मसला चलाने वालों में है, तो चलाने वालों ने वहां पे ये साबित भी किया है। इसमें मामला उल्ट हुआ है। अच्छा, इसमें कहा जाता है कि मसला चलाने वाले में नहीं था, हाँ, मसला तेजस में था, ठीक। और वो जो करप्शन। चलें जी, बहर कैफ वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि गरूर का सर नीचा। भारत को इसी से सबक सीखना चाहिए और अपने पड़ोस में बसने वाले ममालिक को और इंसानों को, इंसानी जानों को समझना पड़ेगा, इज्जत देनी पड़ेगी, वकार देना पड़ेगा और यूं जंगी जुनून से निकल के अमन की तरफ बढ़ना होगा, जिससे इनकी जो है ना इस तरह से जागहनसाई ना हो और दुनिया के अंदर इनका तमाशा ना बने। इजाजत दीजिए, अल्लाह।